कोई बात नहीं ठीक है। ये जो राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुझे यकीन है आपने एक्स पर वो पोस्ट सुन लिया होगा। रुपये 95 से 100 हुआ डॉलर के मुकाबले, अंडरस्टैंडेबल। स्टॉक्स क्रैशिंग, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, जॉब्स गॉन, इनकम फॉलिंग, सेविंग्स वाइप्ड आउट, सिलेंडर्स अनअवेलेबल, व्हाई क्वेश्चन मार्क। आंसर उसका पीएम इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो डेस्परेट है अपने आप को बचाने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को उनके बचाने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी है सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर हमला करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर हम लोग कहें कि विपक्ष को नहीं करना चाहिए, और वो करेंगे ही, क्योंकि यही करके सरकार पर हमला करके विपक्ष अपनी सत्ता की राह चुनता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में थोड़ा सा सीरियस मैटर है, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी लगातार जब जब विदेश जाते रहे, लौटकर जिस तरह की वो बात करते रहे, विदेश की धरती पर जो बात करते रहे, मुझको लगता है कि राहुल गांधी सीरियसली कंप्रोमाइज। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं होते तो जब देश में जो हालात बने हैं वो एक्सटर्नल वजहों से हैं, यानी भारत की नीतियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों का कोई उसमें योगदान नहीं। हाँ, योगदान है, क्योंकि 10-12 करोड़ सिलेंडर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी माता बहन को वो उस पे चूल्हे पे या ऐसे न बनाना पड़े कि उसकी आंख खराब हो, तो 34 करोड़ सिलेंडर दे दिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये 34 करोड़ सिर्फ नहीं होते और राहुल जी के समय के सिलेंडर होते ना, जब आपको याद होगा, मैं एक याद कराता हूं तो तहसीन भाई को ध्यान में आ जाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। ताल कटोरा में एक अधिवेशन हुआ था, पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, जरूर याद होगा। और उसमें अचानक राहुल जी खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एक सिलेंडर और बढ़ना चाहिए, 9 सिलेंडर से तो काम नहीं चलेगा। वो जानती है रूबिका जी क्या था? सब्सिडी वाला सिलेंडर साल में देने की बात थी। आप जरा कल्पना कीजिए वहां से हम कहां आ गए। ये भी देश को याद है कि कैसे घंटों घंटों लाइन लगती थी कि 12 बजे ट्रक आएगा, और उसके बाद 12 बजे की ट्रक की बात सुनकर सुबह 7 बजे से लोग लाइन में अपना रुमाल रख के, सिलेंडर रख के चलते थे, और रात को 6 बजते बजते खत्म होता था सब, जो देर से आता था, और देश इस तरह के हालात में रहता था। अब क्या है, वो खटखटा के पूछता भैया सिलेंडर है, अरे ले लो भाई, खाली हो गया तो ले लो। अभी क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दबाव आया। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रूपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है, ये निश्चित तौर पर इकोनॉमी के लिए बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि देखिए हम कुछ भी करें, हमारा इंपोर्ट इकोनॉमी है भी, हम एक्सपोर्ट ड्रिवन तो है नहीं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो हम जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। इसी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको सरकार को और आरबीआई को डॉलर निकालना पड़ा। लेकिन सरकार ये सब मैनेज करने की स्थिति में है। आज आपको कहीं ऐसी स्थिति, मैं फैक्ट पे बात करूंगा, क्योंकि दूसरी बात तो करने पर वो बाकी लोग हैं ही अभी हवाई बात करने के लिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, साउंड इकोनॉमी दुनिया भर में अगर कहीं है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। जो की पैरामीटर होते हैं, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, कंट्रोल में है, हमारा जो टारगेटेड था उसके अंदर है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, सबसे बेहतर स्थिति में है अभी पिछले कुछ समय से, चूंकि हमको तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूसरी चीजें हैं, बॉन्ड के मुकाबले हमको निकालना पड़ता है, तो इसलिए हम डॉलर बेचते हैं कि थोड़ा मैनेज हो, इसलिए होता है। और सच बात यह है कि जब ऐसी वोलेटाइल कंडीशंस होती हैं वर्ल्ड की, जो इकोनॉमिक समझते हैं, तो डॉलर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, क्योंकि सर्टेनिटी की लोग तरफ लोग जाते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, राहुल जी जिस समय पे ये कह रहे हैं ही इज सीरियसली कंप्रोमाइज्ड, कहां कंप्रोमाइज है ये राहुल जी को और कांग्रेस को बताना चाहिए। राहुल गांधी लिखते हैं पीएम इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज्ड, विजय विद्रोही। और अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, इस पर जवाब। और इससे पहले मैं अपनी टीम को बताना चाहती हूँ, हमारे एक दर्शक है जनगरा जी, जो ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत तेज़ है, ज़रा उसे कम कर दिया जाए। तो ज़रा उनकी बात मान ली जाए, व्यूअर को ये बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, उसे कम कर दीजिए। अब मैं विजय आपसे शुरू कर रही हूँ, जवाब दे दीजिए। विजय, क्या विपक्ष देखिए कौन कह रहा है कि चुप हो जाए और सरकार को कटघरे में ना खड़ा करे? सरकार को अगर कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे तो ट्रैक से उतर जाएगी और फिर अपनी अपनी चलाने लगेगी। तो एक विपक्ष तो होना ज़रूरी है और स्ट्रांग विपक्ष चाहिए। लेकिन इस वक्त जो किरदार निभाया जा रहा है, आपको वो ठीक लग रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, गलती ना तो सत्ता पक्ष की है, ना ही गलती विपक्ष की है।
गलती विधानसभा चुनाव की है। ये विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो ऐसी राजनीति इस कदर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे होते, लेकिन उसकी जो मान मर्यादा थोड़ी कम होती। गालिब का शेर है कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अब खाड़ी में मुशायरा तो चल नहीं रहा, बाकायदा युद्ध हो रहा है और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें, 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था $60 प्रति बैरल तेल था। अब जो भारत अपने बास्केट का तेल खरीदता है, ऑन स्पॉट ट्रेडिंग करता है, 130 से लेकर $140 प्रति बैरल उसको चुकाने पड़ रहे हैं। गैस अमेरिका वगैरह से मंगानी पड़ रही है जो 4 गुना ज़्यादा महंगी पड़ रही है। कायदे से तो इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाने चाहिए थे। मैं तो फेवर में हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 5-7 रुपये बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन फिर वही चुनाव। अब 29 अप्रैल की शाम जब आखिरी वोटिंग का दिन होगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 51 लाख करोड़ रुपया शेयर बाज़ार से निकल चुका है। 28 फरवरी को यूरिया का रेट $470 प्रति टन था, अब $600 प्रति टन हो गया है। 1000 अरब डॉलर का ज़्यादा का भारत का सामान जो बाहर भेजा गया है, कंटेनर कहीं अटके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं। तो स्थितियां तो ठीक नहीं हैं। और पुराने आंकड़े, नए आंकड़े, इसने ये किया, उसने ये किया, इसमें जाने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए, ये जो स्थिति इस वक्त हमारे भारत की है कि शेयर मार्केट से आप बता रहे इतना लाख करोड़ रुपया निकल चुका है, टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं और निकलने में उनको मुश्किलें हो रही हैं, क्या ये केवल हिंदुस्तान के साथ है या फिर ये लड़ाई की वजह से दुनिया के सारे मुल्क हमसे बदतर स्थिति में है? देखिए, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? और हम इसलिए खुश नहीं हो सकते कि हमसे ज्यादा तो बुरे दूसरे की हालत खराब है। हाँ। इससे हम खुश नहीं हो सकते। कुल मिलाकर अगर स्थितियां यही जारी रही, भारत को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चलना है। अगर यही परिस्थितियां जारी रही तो 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को देने पड़ेंगे। तो स्थिति ऐसी 2 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? मान लीजिए विजय, मैं फर्टिलाइजर पर 30-40 हजार। अरे पर विजय विद्रोही, मैं ये फर्ज करती हूँ, आप कह रहे हैं 8 रुपया पेट्रोल पर बढ़ जाना चाहिए था। क्या विजय विद्रोही उसी अंदाज में अभी मुझसे बात कर रहे होते या इस डिबेट में हिस्सा ले रहे होते? 8 रुपया अगर बढ़ जाता तो तब आप नहीं कहते कि त्राहिमाम? मैं तो बिल्कुल कह रहा होता। मैंने तो 3 किसानों के जो कानून थे उसमें मैंने कहा था कि ये 3 किसानों के कानून बहुत अच्छे हैं, कुछ खामियां हैं जो दूर कर दें तो बहुत अच्छे कानून है। मैंने तो ये तक कहा था। अब ऑस्ट्रेलिया की, अब हम इतने शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? चीजें स्वीकार। अब ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बुआई का रकबा अभी से घटा दिया है। भारत में खरीफ के लिए रुबाई का जो बुआई का रकबा, उसको लेकर कोई बात ही नहीं की गई है, जबकि इतना फर्टिलाइजर्स की कमी आने पड़ रही है। होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ना कि जो ये काम ये भारत सरकार तय करेगी ना। हाँ, सरकार को तय करना है, पर आप और हम जैसे लोग, हम तो पत्रकार हैं। दक्षिण कोरिया को तो शर्म नहीं आई। अब आप नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और ना ही इंफीरियर फील करने की बात है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं अपने दोनों रक्षा विशेषज्ञ जो मौजूद हैं उनका रुख करूंगी एंड देन आई विल कम टू यू तहसीन। हर्षवर्धन जी 20 सेकंड सर। नहीं, देखिए, एक तो ये कि विजय विद्रोही जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर ऐसे हालात रहे तो कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कैसे सोचती है उसका मैं से एक छोटा उदाहरण देता हूं। अभी तो ये हालात अभी हुए हैं ना, जो फर्टिलाइजर पे, यूरिया पे, चूंकि किसानों की बात हुई, सरकार जो खाद का बैग 2200 से 2500 का आती है उसको 250 रुपए में दे रही है। और आज से नहीं दे रही, बहुत पहले से दे रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। यानी सरकार के पास वो गुंजाइश है, उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो कर सकती है। अभी सरकार ने क्या किया, अभी उसको लगा कि फिलहाल पहले भी सब्सिडाइज दर पे मिलती थी, इस सरकार ने कोई खास कर दिया। यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, पहले घटाकर 45 किलो किया, फिर 45 किलो से घटाकर 40 किलो किया। हम तो वर्तमान में जीना है ना सर, किसने क्या किया, कब किया, इसमें हमें क्यों अपना माथा फोड़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टियों को माथा फोड़ने दो। नहीं, मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आप बीच में कूद गए जल्दी से, थोड़ी जल्दबाजी हो गई आपको। पहले इतनी सब्सिडी यूरिया पर नहीं मिलती थी, और मैं ये फैक्ट के तौर पर कह रहा हूं, रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। दूसरा, मैं अभी पर ही आ रहा था, लेकिन चूंकि आप बीच में आ गए तो संदर्भ टूट गया। सरकार के पास 10-10 रुपए की गुंजाइश थी दोनों पर, उसने अभी घटाने का काम किया।
अगर गवर्नमेंट के पास गुंजाइश है तो वो कर सकती है, एक्साइज 10-10 रुपए घटाए। लेकिन मान लीजिए कि जो आपने ही बताया और जो सच है कि 60-65 रुपए से 122 हुआ था, अब 130 हो गया, हो सकता है और ज्यादा हो जाए। अगर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार के पास कुशन कितना है? पेट्रोल पर मात्र 3 रुपए और डीजल पर 0, क्योंकि डीजल पर कोई एक्साइज नहीं लेती। अब उसके बाद सवाल आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या अपने हिस्से में से कुछ काटने को तैयार हैं, या अभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने काटा? उसका जवाब है नहीं। और चुनाव की वजह से हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन क्या चुनाव के समय में जब आप अपने पीएम को कंप्रोमाइज कहते हैं और वो भी ये कह के आप दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थीरीज को हवा मुड़ाते हैं, क्या भारत ने किसी मसले पर किसी के साथ कोई समझौता या कहे कि नीचे दबा, कोई ऐसा चीज मान लिया जिसमें कहा जाए कि भारत झुक गया? इस पर बात करनी चाहिए। एकदम ठीक कर रहे हैं, आज की ही बात करते हैं ना। भारत के जहाज निकल रहे हैं। आज अभी ईरान के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि कोई पाकिस्तान कोई ब्रोकरेज नहीं कर रहा है, कोई डील। और जब जयशंकर जी ने कहा था कि हम उस तरह के नेशन नहीं, और जरा सोचिए, चाइना ये काम नहीं करता, लेकिन भारत को अचानक लोगों ने कहा अरे रीजनल पावर पाकिस्तान हो गया। ओके, हमारे देश में हर्षवर्धन जिस जी तरह का देखिए ना, विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मैं इस बीच अपने दर्शकों के कुछ बयान जो है और कुछ बातें जो हैं वो पढ़ रही थी। उसमें आपने ये कहा कि ये जो राज्य की सरकारें हैं इनको भी तो अपना एक पक्ष लेना होगा ना, जनता का ख्याल रखते हुए। तो हिमाचल एक का है। हाँ, मनोज रातूरी जी हैं जो लिख रहे हैं, महंगाई का रोना रोने वाले हिमाचल में तेल के दाम को बढ़ा देते हैं जबकि पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो क्या हिमाचल वासियों का उत्पीड़न नहीं हुआ है? क्या राहुल गांधी इस पर एक पोस्ट करेंगे? क्या बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज कौन है?